हेलो बच्चों, मैं अनुज शुक्ला फिजिक्स ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत करता हूँ। कैसे हैं बच्चों, क्या हाल चाल है, कैसी पढ़ाई लिखाई चल रही है आप लोगों की। उम्मीद है हमारे सभी बच्चे ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर रहे होंगे। बेटा, इस समय मैं एनसॉल्ट सेट आप लोगों को करा रहा हूँ। एनसॉल्ट सेट में मैंने कल एक 2020 यानी पिछले वीडियो में मैंने आपको 2020 का एक सेट स्टार्ट किया था। सेट कोड था हमारा XT, जिसके मैंने कुछ क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस आपको कराए थे। आज हम लोग इसी सेट में आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ओके, तो आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व कर चुके थे। आज का हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 का सोल्यूशन देखेंगे। किसका सोल्यूशन देखेंगे? क्वेश्चन नंबर 3 का सोल्यूशन देखेंगे। इज इट राइट? आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का पहला क्वेश्चन क्या है। किसी उत्तेजित हाइड्रोजन परमाणु के इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा -3.4 eV है। बेटा, आपको एनर्जी दी गई है कैपिटल E बराबर -3.4 eV। ये एनर्जी आपको दी गई है। इन्होंने कहा है बताइए इसका कोणीय संवेग क्या होगा, यानी J की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। इसका कोणीय संवेग हमें निकालना है। इज इट राइट? हाउ टू फाइंड इट, कैसे इसको सॉल्व करेंगे? तो देखिए, चूंकि आप जानते हैं हाइड्रोजन परमाणु के लिए E बराबर -13.6 n² इलेक्ट्रॉन। हाइड्रोजन परमाणु के लिए एनर्जी का फॉर्मूला होता है कैपिटल E बराबर -13.6 n²। बेटा, E का मान हम लोग यहाँ पर क्या लिख देंगे? माइनस का 3.4 इज इक्वल माइनस का 13.6 n²। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। n² इज इक्वल टू आ जाएगा 13.6 3.4, या n² इज इक्वल टू, इसको हम कैंसिल करेंगे तो 4 4 जा 16, 4 3 जा 12 और 1 30, यानी ये 4 आ जाएगा। स्क्वायर हम लोग निकालेंगे तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2। कितनी आ जाएगी? स्मॉल n की वैल्यू 2 आ जाएगी। अब हमसे कहा गया है इसका कोणीय संवेग बताइए। आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं में परिक्रमण करते हैं जिनका कोणीय संवेग NH/2π का पूर्ण गुणज होता है, यानी J इज इक्वल टू NH/2π, या J इज इक्वल टू n की वैल्यू बेटा कितनी सब्स्टिट्यूट करेंगे? 2h/2π। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो J की वैल्यू आ जाएगी h/π। ये J का मान आ जाएगा। अब अगर आप चाहते हैं तो J की h की वैल्यू पुट कर सकते हैं 6.6 इंटू 10⁻³ और इसके बाद इसको हम लोग क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे, और डिवाइड करने के बाद इसका हमें आंसर मिल जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 का पहला क्वेश्चन, पहला पार्ट सबको समझ में आ गया। सभी बच्चों को फटाफट बच्चे इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जिससे कि वो इस सोल्यूशन को इजीली कर सके, अच्छे से सॉल्व कर सके। इज इट राइट? तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और स्क्रीनशॉट लेने के बाद इसका सोल्यूशन कर दीजिए। इज इट राइट? तो आइए ये क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट हो गया हमारा। ओके, अब हम लोग आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 का ख पार्ट क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 का ख पार्ट क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 के ख को देखिए। व्यतिकरण से आप क्या समझते हैं? इंटरफेरेंस पैटर्न से आप क्या समझते हैं? सबने पढ़ रखा है व्यतिकरण, कि जब दो तरंगें जिनकी आवृत्तियां समान हो, आयाम लगभग बराबर हो, एक ही माध्यम में एक ही दिशा में चलती हैं, तो उनके अध्यारोपण से उनका सुपरइम्पोज होता है। सुपरपोजिशन के बाद एक परिणामी तरंग बनती है। उस परिणामी तरंग की तीव्रता दोनों तरंगों की अलग अलग तीव्रताओं के योग से कुछ भिन्न होती है। कुछ बिंदुओं पर यह तीव्रता अधिकतम होती है और कुछ बिंदुओं पर यह तीव्रता न्यूनतम होती है, मिनिमम होती है। यही घटना प्रकाश का व्यतिकरण कहलाती है, इंटरफेरेंस कहलाती है।
जिन बिंदुओं पर परिणामी तीव्रता अधिकतम होती है उन बिंदुओं पर हुए व्यतिकरण को हम संपोषी व्यतिकरण कहते हैं, इंग्लिश में कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहते हैं। और जिन बिंदुओं पर परिणामी तीव्रता न्यूनतम होती है उन बिंदुओं पर हुए व्यतिकरण को विनाशी व्यतिकरण कहते हैं, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहते हैं। इज इट राइट? आपको सबको मैंने चैप्टर पढ़ा रखा है, सभी बच्चे अपने नोट्स से इस चैप्टर को फिर से पढ़ेंगे और ये डेफिनेशन देख सकते हैं। फिर इसके में उन्होंने बोला है कि प्रकाश के व्यतिकरण के लिए आवश्यक शर्तें कौन कौन सी हैं। सोचिए भाई, प्रकाश के व्यतिकरण के लिए कौन कौन सी शर्तें आवश्यक हैं, यानी किन शर्तों के अधीन प्रकाश का व्यतिकरण प्राप्त होगा। आइए जरा इन शर्तों को डिस्कस कर लेते हैं फटाफट। शर्तें कौन कौन सी हैं? सबसे पहली शर्त थी कि प्रकाश स्रोत जो है वो बहुत संकीर्ण होना चाहिए, नैरो होना चाहिए। नंबर 2, जिन दोनों प्रकाश स्रोतों से प्रकाश तरंगें निकल रही हैं वे कला संबद्ध होने चाहिए, आवृत्तियां समान होनी चाहिए, आयाम लगभग बराबर होने चाहिए, वेवलेंथ इक्वल होनी चाहिए यानी तरंगदैर्घ्य समान होनी चाहिए। दोनों ही प्रकाश स्रोत S1 और S2 अति समीप होने चाहिए यानी पास पास होने चाहिए। राइट? तो दे आर द नेसेसरी कंडीशंस टू ऑब्टेन लाइट इंटरफेरेंस पैटर्न। इज इट राइट? नाउ क्वेश्चन नंबर 3 का ग पार्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 के ग पार्ट में कहा है इन्होंने, एक गोलाकार चालक की धारिता फाइंड करनी है हमें और जिसकी त्रिज्या 9 सेंटीमीटर है। तो बेटा त्रिज्या को हमने यहां पर कितना लिख दिया? 9 सेंटीमीटर। मीटर में चेंज किया तो 9 × 10⁻² मीटर। ये कह रहे हैं इसकी धारिता और इस पर आवेश की गणना करिए जिससे कि इसका विभव 1000 वोल्ट हो जाए। कैपिटल V बराबर 1000 वोल्ट। तो बहुत अच्छी बात है, गोली चालक है, गोली चालक की धारिता C बराबर 4πε0 × A। तो C बराबर 4πε0 की वैल्यू 9 × 10⁻⁹ और स्मॉल a की वैल्यू बेटा कितनी है? 9 × 10⁻²। इज इट राइट? ये a की वैल्यू दे रखी है, त्रिज्या की वैल्यू, तो C का मान कितना हो जाएगा? 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा। C इज इक्वल टू, ये हमारा हो जाएगा 10⁻9 ऊपर जाएगा, -9 हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो 10⁻−11 फैरेड हो जाएगा। ये C की वैल्यू है। तो C का मान कितना आ जाएगा? C का मान आ गया भाई 1 × 10⁻−11 फैरेड। ये C का आंसर फाइंड हो गया। आप अपना आंसर मैच भी कर सकते हैं। फिर उन्होंने कहा अगर इसका विभव 1000 वोल्ट हो जाए तो इस पे आवेश का मान कितना होगा? तो आप जानते हैं V = 1/4πε₀Q/R। V का मान कितना दे रखा है? V का मान 1000 दे रखा है। 1/4πε₀ 9 × 10⁻9 × Q/R बेटा रेडियस कितनी दे रखी है? रेडियस दे रखी है 9 × 10⁻²। ये 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा, ये 1000 हो जाएगा, ये -2 पर जाएगा तो 10 कितना हो जाएगा? 11 हो जाएगा और इंटू में कितना हो जाएगा? Q। तो बेटा Q बराबर किसके हो जाएगा? Q का मान हो जाएगा 10⁻3/10⁻11 यानी ये कितना हो जाएगा? 11 ऊपर जाएगा, -11 हो जाएगा, 3 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो 10⁻9 होगा। ये Q का मान निकल आएगा यानी Q की वैल्यू फाइंड हो जाएगा। इट इज राइट? तो ये आ गया हमारा 11 से 3 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा 10⁸ गुणा कितना हो जाएगा? इसको मैं से देता हूं 10⁻−8 गुणा। ये इसका आंसर फाइंड हो गया। इज इट राइट? अब आइए इसके बाद हम लोग इसके घ नंबर पे चलते हैं। इसके घ नंबर पे
आते हैं तीसरे के घा नंबर। तीसरे के घा नंबर में बेटा इन्होंने बोला है कि डेविसन और जर्मर का प्रयोग क्या दर्शाता है। मैंने आपको बताया था कि डेविसन और जर्मर का प्रयोग इलेक्ट्रॉन की द्वैती प्रकृति को दर्शाता है, या यूं कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति को दर्शाता है, वेव नेचर को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है ना। डेविसन और जर्मर ने एक्सपेरिमेंट जो अपना किया था, उस एक्सपेरिमेंट के थ्रू उन्होंने कणों की तरंग प्रकृति को फाइंड किया था, तरंग प्रकृति के बारे में बताया था कि इलेक्ट्रॉन है, प्रकाश है, ये पार्टिकल नेचर के साथ साथ वेव नेचर भी रखते हैं। इस टू बी राइट। और इसी में एक ऑप्शनल भी आपको है, आपके पास एक चित्र बनाया गया है जिसमें 3 प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ दिया गया है। ये देखिए, ये 3 प्रतिरोध हैं जिनको श्रेणी क्रम में लगा दिया गया है, और हर एक रेजिस्टेंस का मान 2 ओम है। ये भी 2 ओम है, ये भी 2 ओम है, और ये भी 2 ओम। यहां पे बेटा एक 2 माइक्रोफैरड का संधारित्र लगा हुआ है। ये एक 2 माइक्रोफैरड का संधारित्र लगा हुआ है। इसकी की वैल्यू है 2 माइक्रोफैरड, और इसमें जो करंट की सप्लाई हो रही है वो बेटा 2 एम्पियर करंट की सप्लाई हो रही है। आई की वैल्यू कितनी है? 2 एम्पियर। आई का मान 2 एम्पियर। हमसे कह रहे बताइए संधारित्र में कितनी ऊर्जा संचित होगी। बहुत अच्छी बात है, संधारित्र में संचित ऊर्जा का मान निकालना है। तो देखिए, ये 2 ओम, ये 2 ओम और ये 2 ओम बेटा किस क्रम में ऐड है? श्रेणी क्रम में ऐड है। तो 2 + 2 + 2 यानी कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 6 ओम। ये श्रेणी क्रम में ऐड थे, तो इसका मान कितना आ गया? 6 ओम। धारा इसमें कितनी जा रही थी? 2 एम्पियर। तो इसके सिरों का विभवांतर फाइंड कर सकते हैं। V = IR। I का मान 2 था, R का मान आपने निकाला 6, तो V = हो जाएगा 12 वोल्ट। V का मान कितना निकाला? 12। इसका मतलब ये जो हमारा कैपेसिटर लगा हुआ है, इसके सिरों का विभवांतर 12 वोल्ट आ गया, दैट इज 12 वोल्ट आ गया। अब भाई किसी भी संधारित्र के सिरों का आपको विभवांतर पता है, 12 वोल्ट का पोटेंशियल है, धारिता कितनी है? 2 माइक्रोफैरड। हमसे इन्होंने कहा बताइए इसमें कितनी ऊर्जा संचित होगी। तो बेटा आप लगा देंगे U = ½ CV²। तो U = ½ C का मान 2 × 10⁻⁻⁶, और वोल्टेज का जब आप स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा? वोल्टेज कितना आ गया? 12 आ गया है। तो ये कितना हो जाएगा? 2 से 2 कट जाएगा, तो U बराबर कितना आ जाएगा? 144 × 10⁻⁶ जूल। ये इसका आंसर फाइंड हो जाएगा। यानी इसका ये हो रहा है तुम्हारा यो संधारित्र में संचित ऊर्जा का मान बताना था। तो भाई C का मान कितना था बेटा? C का मान था 2 × 10⁻⁻⁶, और वोल्टेज कितना फाइंड हो गया? वोल्टेज हो गया तुम्हारा 6 × 12। ये बेटा यहां पे थोड़ा सा एक चेंज कर देते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन में यहाँ पे 2 माइक्रोफैरड 2 ओम था, यहाँ पे 3 ओम था, और यहाँ पे ये 5 ओम था। तो 2 हो गया, ये 3 हो गया, और ये 5 हो गया। तो 5 और 3 8 हो, ये तुम्हारा आ गया 10 ओम। जब ये 10 ओम आ जाएगा तो यहाँ पर भी हम 10 रखेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। और जब U = ½ CV² लगाएंगे तो 1/2 C का मान 2 × 10⁻⁻⁶, और V का स्क्वायर करेंगे तो 20 का स्क्वायर करेंगे 400, ये कैंसिल हो जाएगा। तो 4 × 2 जीरो इसमें एडजस्ट करेंगे, 4 × 10⁻⁻2। यानी पहले और इसमें अंतर क्या हो गया? पहले हम लोगों ने यहाँ 2 यहाँ 2 यहाँ 2 दिया था, तो आंसर आता है 144 × 10⁻⁻⁶ ओम। लेकिन इन्होंने यहाँ पे 2 ओम, यहाँ पे 3 ओम और यहाँ पे 5 ओम दे रखा है। तो जब इसको आप सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 4 × 10⁻⁻2। बच्चे इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।
इज इट राइट? तो ये बेटा हो गया तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 टोटली कंप्लीट हो जाता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट करने के बाद अब हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला गया एंड गेट का प्रतीक चित्र बनाइए, इसका बूलियन व्यंजक क्या होगा और इसकी सत्यता सारणी क्या होगा। हालांकि 2022 के इम्तिहान में डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स हट चुकी है, ये चैप्टर अब आपके कोर्स में नहीं है, लेकिन फिर भी अगर हम इसके सोल्यूशन कर रहे हैं तो मैं इसका सोल्यूशन आपको बता देता हूं। क्वेश्चन नंबर 4 एंड गेट का प्रतीक चित्र हम लोग बना देंगे पहले इसका। ये एंड गेट बेटा प्रतीक चित्र है ए डी, ए एन डी और ये हो गया वाई। ये एंड गेट का प्रतीक चित्र हो गया। फिर उन्होंने कहा इसका बूलियन व्यंजक बताइए, तो इसका बूलियन व्यंजक देख लेते हैं। बूलियन एक्सप्रेशन, ये बेटा इसका बूलियन व्यंजक ए डॉट बी इज इक्वल टू वाई, लेकिन इसको पढ़ते कैसे हैं? ए एंड बी इक्वल्स वाई, ए एंड बी इक्वल्स वाई। और इसकी ट्रुथ टेबल भी हमें बनानी है, तो आइए इसकी ट्रुथ टेबल भी देख लेते हैं फटाफट। ये हो गया इसकी ट्रुथ टेबल, ए बी एंड वाई। ए 0 बी 0 तो वाई भी कितना होगा? 0 हो जाएगा। फिर ए 0 बी 1 वाई कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। फिर A1 B0 वाई भी कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। फिर और कितना हो जाएगा? A1 B1 और A1। तो ये इसकी ट्रुथ टेबल हो जाएगी। तो ये इसकी बूलियन व्यंजक ए एंड बी इक्वल्स वाई, ये इसका लॉजिकल सिंबल डायग्राम हो गया, तर्कसंगत प्रतीक चित्र, और ये इसकी सत्यता सारणी हो गई, जिसको आप लोग कहते हैं ट्रुथ टेबल। तो ये इसकी ट्रुथ टेबल है। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 के सेकंड पार्ट में। क्वेश्चन नंबर 4 के सेकंड पार्ट में आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 के सेकंड पार्ट में कहा गया भाई अर्ध आयु काल से आप क्या समझते हैं? हाफ लाइफ पीरियड क्या होता है? अर्ध आयु काल बेटा क्या होता है? वह समय जिसमें कोई भी रेडियो एक्टिव पदार्थ अपने प्रारंभिक मात्रा का घटकर आधा रह जाता है, वही समयांतराल क्या कहलाता है? हाफ लाइफ पीरियड कहलाता है। टी हाफ से इसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो वह समयांतराल जिस समयांतराल में कोई भी रेडियो एक्टिव पदार्थ घटकर अपनी प्रारंभिक मात्रा का आधा हो जाता है, क्या कहलाता है? उसका हाफ लाइफ पीरियड कहलाता है। इन्होंने क्वेश्चन में बोला है रेडियो एक्टिव पदार्थ है जिसका अर्ध आयु काल 35 ईयर है। बहुत अच्छी बात है। तो इसका हाफ लाइफ पीरियड यानी टी हाफ की वैल्यू 35 ईयर है, ठीक है, 35 वर्ष। यदि आज इसमें 4 × 10⁶ परमाणु है, यानी एट ए टाइम इसमें परमाणुओं की प्रारंभिक संख्या कितनी है? N0, 4 × 10⁶। तो कितने समय बाद यह संख्या 0.5 × 10⁶ रह जाएगी, यानी जो शेष संख्या रह जाएगी वो 0.5 × 10⁶ रह जाएगी। तो आपको पता है n इज इक्वल टू N0 1/2 की होल पावर स्मॉल n। इसको अपान में लाएंगे तो n/N0 इज इक्वल टू 1/2 की होल पावर स्मॉल। n की वैल्यू आप इतनी रखोगे 0.5 × 10⁶ अपान 4 × 10⁶ इज इक्वल टू 1/2 की होल पावर स्मॉल n। डेसिमल हटाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 5 8 जा 40, 10⁶ से 10⁶ कैंसिल। ये बेटा 1/8 इज इक्वल टू 1/2 की होल पावर स्मॉल n हो जाएगा। 1/8 को हम लिख सकते हैं 1/2 का होल क्यूब इज इक्वल टू 1/2 की होल पावर स्मॉल n। तो स्मॉल n इज इक्वल टू कितना आ गया? 3। इसका मतलब टोटल अर्धायुकाल कितने हो जाएंगे? 3। तो टोटल समय कितना होगा? कैपिटल T बराबर n × T हाफ।
तो कैपिटल T बराबर n की वैल्यू 3 है और T हाफ हमारा कितना था 35, 3 5 का 15, 3 3 का 9 1 10, एक 105 ईयर टू बी आंसर। इसका मतलब ये 105 ईयर में एटम्स घट के 0.5 इंटू 10⁶ रह गए। इस टू बी राइट। तो सभी बच्चे इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नोट कर सकते हैं। तो इस तरीके से सभी बच्चे रेगुलर ऑर्डर में अपने आंसर सेट को ओपन करेंगे और एक एक क्वेश्चन का मैं सॉल्यूशन कराता जा रहा हूं। सभी बच्चे पेशेंसली अपना एक कॉपी बना लें, उसी कॉपी पे ये काम करते रहें और धीरे धीरे उनके आंसर सेट होना स्टार्ट हो जाएगा, बढ़ना शुरू हो जाएगा। इट्स ओके। सभी क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस को पाने के लिए पूरे वीडियो को अच्छी तरीके से देखें, शुरू से लेकर के लास्ट तक, यानी स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक वीडियो पूरा देखेंगे अगर, तभी आपको सभी चीजें अच्छे से समझ में आ जाएंगी। इट्स ओके। तो उम्मीद है बेटा आज का ये वीडियो सभी को अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। इसी तरीके से सभी बच्चे ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। दैट्स ऑल फॉर